आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे भारतीय वन एवं वनस्पति की। भारतीय वन एवं वनस्पति भारत में कितने क्षेत्रफल में वन है और कितने होने चाहिए। तो देखते हैं सर्वप्रथम भारत में कुल भूभाग का, भारत की कुल भूभाग, भारत के कुल भूभाग का लगभग 24.16% भाग, कहना चाहिए लगभग एक चौथाई, 24.16% भाग में वन है। भारत की कुल भूभाग का 24.16% भाग पर वन है, जो विश्व के कुल वनों का, विश्व के कुल वनों का 1.2% भाग भारत में है। भारत की कुल भूभाग का 24.16%, ये नए आंकड़े हैं, पुराने 23.64 था, पहले था 23.64। कुछ क्षेत्रफल में वन बड़े हैं, तो अतः नए आंकड़ों के अनुसार 24.16% भाग पर वन है, जो विश्व के कुल वनों का लगभग 1.2% भाग भारतीय वन घेरे हुए हैं। किंतु पर्यावरण संतुलन के लिए 33.33% वन होना अनिवार्य है। कुल भूभाग का 1/3 वन होना अनिवार्य है, अर्थात 1/3 कुल भूभाग का 1/3% पर वन होना अनिवार्य है पर्यावरण संतुलन के अनुसार। किंतु वर्तमान में हमारे 24.16% हैं। भारत में सर्वाधिक वन जो हैं वह है मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, और सबसे कम वन हरियाणा में है। सबसे कम वन हरियाणा में है। अगर प्रति हेक्टेयर के अनुसार देखा जाए, मतलब वनों का घनत्व, तो भारत में सर्वाधिक वनों का घनत्व कहाँ है? मिजोरम में है। तो भारत में वनों का घनत्व या सर्वाधिक वन का घनत्व, सर्वाधिक वन का जो घनत्व है ये रहा मिजोरम में। तो भारत में सर्वाधिक जो वन है वह किस स्टेट में? ये मध्य प्रदेश में है। और भारत में सबसे कम वन कहाँ? ये हरियाणा में है। और भारत में सर्वाधिक वनों का जो घनत्व है वह है मिजोरम में है। भारत में सर्वाधिक वनों का घनत्व मिजोरम में है। भारत ने वन नीति प्रारंभ करी थी, अर्थात राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति। तो भारत की राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति जो प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी 1988 में। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति, या इसे कहना चाहिए नई वन नीति जो लागू हुई थी वह 1988 में हुई थी, जबकि भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रारंभ हुआ था। यह हुआ था 1972 में। भारत में वन नीति जो लागू हुई थी वह 1988 में हुई थी, जबकि भारत में वन्य जीव संरक्षण जो प्रारंभ हुआ था वह 1972 में हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण 1986 में हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण 1986 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण भारत में प्रारंभ हुआ था, वह 1986 में प्रारंभ हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण 1986 में प्राप्त हुआ था, जबकि भारत में वन सर्वेक्षण 1981 में लागू हुआ था। भारत में वन सर्वेक्षण 1981 में लागू हुआ था, और उसी समय वन सर्वेक्षण कार्यालय खोला गया था, ये देहरादून में खोला गया था। तो भारत में वन सर्वेक्षण कार्यालय खोला गया था देहरादून में, और वन सर्वेक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1981 में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान इसका कार्यालय खोला गया, या राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो स्थापित है यह भी देहरादून में है।
राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, और भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय भी देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये रहा नागपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, इसे कहना चाहिए नीरी। नीरी जो है ये नागपुर ये महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में। तो भारत में वन सर्वेक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ 1981 में हुआ था, और एक कार्यालय खोला गया था वन सर्वेक्षण कार्यालय, जिसका मुख्यालय था देहरादून में। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था, ये भी देहरादून में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अर्थात नीरी कहना चाहिए ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत में वन महोत्सव जो प्रारंभ हुआ था वह है 1960 में प्रारंभ हुआ था। वन महोत्सव के जन्मदाता के.एम. मुंशी थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। वन महोत्सव का प्रारंभ 1960 में हुआ था, और वन महोत्सव का कार्यक्रम जो प्रारंभ किया था वह के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने प्रारंभ किया था। वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। भारत में मैनग्रोव्स वन अर्थात जिनके जड़ों में श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, इन वनों को मैनग्रोव्स वन भी कहा जाता है, और इन पौधों को मैनग्रोव्स वृक्ष कहा जाता है, जैसे पादप सुंदरी, फोनेक्स और कैसूरीना। तो भारत में मैनग्रोव्स वन की सर्वाधिक जो दिखता है वह पश्चिम बंगाल में, और भारत में सर्वाधिक चंदन के वन जो पाए जाते हैं वह नीलगिरी की पहाड़ियों पर कर्नाटक में पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3-4 वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। एक तो सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है, और चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में पाए जाते हैं। और सोलास वन भी कुछ नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। सोलास वन भारत के लगभग 3 से 4 क्षेत्रों में लगभग पाए जाते हैं, अर्थात सह्याद्री तट पर भी सोलास वन पाए जाते हैं। पूर्वी घाट अर्थात कोरोमंडल तट पर भी तमिलनाडु के क्षेत्र में सोलास वन पाए जाते हैं, जैसे पालनी, जवादी, सेवाराय की पहाड़ियों पर सोलास वन पाए जाते हैं। सह्याद्री के पश्चिमी तट पर सोलह वन पाए जाते हैं, और सोलह वन शिलांग के पठार मेघालय में भी पाए जाते हैं। तो इन घने जंगलों को सोलह वन कहा जाता है, जहाँ सदाहरित वनों में से एक प्रकार के 16 वन भी हैं, सदाहरित वनों में हैं। तो भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है। भारत में फूलों की घाटी उत्तराखंड में। इसकी लंबाई चौड़ाई अगर बात करी जाए तो 15 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, और 3 किलोमीटर मात्र चौड़ाई में। एक लंबी पट्टिका है चमोली जिले में, लंबी पट्टिका है चमोली में, ठीक है ना, उत्तराखंड चमोली। तो भारत में फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है, और भारत में शांत घाटी जो स्थित है ये केरल में है। भारत में शांत घाटी केरल में है। यहाँ पर शांत घाटी क्यों? कि इस घाटी में कोई कारखाना स्थापित नहीं है, ना कोई ज़्यादा सड़क मार्ग है। तो एक बार यहाँ कारखाना स्थापित करने के लिए कंपनियां गई हुई थी, तो केरल के वासियों ने इस पर रोक लगा दी और कारखाना स्थापित नहीं करने दिया। अतः तब से ये चर्चित रही, शांति घाटी के नाम से जानी जाती है। भारत में शांति घाटी केरल में है, जबकि भारत में फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड ही कभी चिपको आंदोलन के लिए चर्चित रहा था। तो चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह उत्तराखंड से हुआ था, और प्रारंभ करता थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो भारत में चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ था, और प्रारंभ करने वाले महापुरुष थे जो थे सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ, इनसे पहले प्रोटोटाइप रूप में अर्थात प्रायोगिक रूप में इनसे पहले एक प्रारंभ किया गया था राजस्थान से चिपको आंदोलन। बड़े स्तर पर जब प्रारंभ किया गया था ये सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ये किया गया था, ये उत्तराखंड से किया गया था। जब उत्तराखंड के
गढ़वाल कुमायूं की पहाड़ियों पर, उत्तराखंड में गढ़वाल कुमायूं की पहाड़ियों पर जब वृक्ष की कटाई बड़ी मात्रा में हो रही थी तो उसमें सुंदरलाल बहुगुणा के समर्थकों ने अर्थात पर्यावरण संरक्षक और पेड़ पौधे के संरक्षकों ने पेड़ों को पकड़ के चिपक गए थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन प्रारंभ उत्तराखंड से किया था। जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो लोगों ने कटाई को पेड़ों से चिपक कर इसका विरोध किया था, अतः ये चिपको आंदोलन से प्रारंभ हुआ था। इससे पहले चिपको आंदोलन राजस्थान से ये प्रारंभ किया था, ये किया था अमृता सिंह बिश्नोई ने। राजस्थान में जो चिपको आंदोलन का प्रारंभ किया था वह सुंदरलाल बहुगुणा से पहले किया था अमृता सिंह बिश्नोई। अमृता सिंह बिश्नोई ने चिपको आंदोलन का प्रारंभ राजस्थान से किया था, जब उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। एक दक्षिण भारत में इससे पहले एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए, वह भी चिपको आंदोलन के मार्ग पर ही था, जिसका नाम था ऐपको आंदोलन। तो ऐपको आंदोलन एक प्रारंभ हुआ था, ऐपको आंदोलन वनों को प्रारंभ करने के लिए जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था दक्षिण भारत से ऐपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वाधिक जो वनों की अधिकता हुआ है उष्ण आर्द्र पर्णपाती वनों की अधिकता है। तो हम देखेंगे भारत में कुल कितने प्रकार के वन हैं और किनकी कितनी अधिकता है। भारत में कुल वन हैं जो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में वन 5 प्रकार के पाए जाते हैं। भारतीय वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। भारतीय वन वर्षा का अनुसरण करते हैं, जबकि भारत के पर्वतीय वन ये ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। भारत के पर्वतीय वन ऊंचाई अनुसरण करते हैं क्योंकि प्रत्येक 6 किलोमीटर अर्थात प्रत्येक लगभग 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बढ़ने से 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है, तापमान 1 डिग्री घटता है। तो तापमान घटता है तो वहाँ की जलवायु परिवर्तित होती है, तो पेड़ों की प्रजातियाँ भी बदल जाती हैं। तो भारतीय वन तो वर्षा का अनुसरण करते हैं, जबकि भारत के पर्वतीय वन जो है वो ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। भारत में कुल 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में वन कितने प्रकार के हैं? भारत में कुल 5 प्रकार के वन पाए गए। 5 प्रकार भारत में कुल 5 प्रकार के वन पाए जाते। नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन या इन्हीं को बोलेंगे मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नंबर 3 कटीले अथवा मरुस्थलीय वन। कटीले अथवा मरुस्थलीय वन। और नंबर 4 ज्वारीय अथवा मैंग्रोव्स। ज्वारीय अथवा मैंग्रोव्स वन, कटीले अथवा मरुस्थलीय वन। और नेक्स्ट 5वां पर्वतीय वन। तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन वर्षा का अनुसरण करते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वन सदाहरित वन। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नंबर 3 कटीले अथवा मरुस्थलीय वन। नंबर 4 ज्वारीय अथवा मैंग्रोव्स वन और पर्वतीय वन। ज्वारीय अथवा मैंग्रोव्स वन और पर्वतीय वन। ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? भाई ये जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र जो है, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र ये पर्वतीय क्षेत्र है, और इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और जहाँ मरुस्थलीय वर्षा कम होती है, जहाँ वर्षा कम होती है अर्थात 70 सेंटीमीटर से
कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क अथवा मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो ये कैसे वन है? ये शुष्क वन है। नंबर 1 पर्वतीय वन, नंबर 2 शुष्क वन। शुष्क वन का क्षेत्र एक तो थार मरुस्थल के निकटतम है, अर्थात पश्चिमी भारत में थार मरुस्थल के निकटतम। थार मरुस्थल का विस्तार लगभग जो है वो राजस्थान में है, लेकिन जो वन है वो थोड़ी दूरी तक फैले रहते हैं। तो थार मरुस्थल के निकटतम पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में मरुस्थलीय वन अथवा शुष्क वन है। और सदाहरित वन, सदाहरित वन, सदाहरित वन सह्याद्री, ये सह्याद्री की पर्वत चोटियाँ हैं, सह्याद्री पर्वत है, पूरे सह्याद्री श्रेणी है। तो सह्याद्री के पश्चिमी घाट पर वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, इसी पहाड़ी से टकराते हैं और इधर खूब बरसते हैं, अर्थात अपनी नमी छोड़ जाते हैं। नमी छोड़ने के बाद आगे जो हवाएं गुजरती हैं वह शुष्क हवाएं जाती हैं। तो इस सह्याद्री के पूर्व में जब हवाएं इधर नमी छोड़ के आगे बढ़ती हैं तो शुष्क होकर ढाल में उतर जाती हैं। शुष्क होकर जब ढाल में उतर जाती हैं तो इधर एक स्थिति का निर्माण होता है, तलवार नुमा एक वृक्ष छाया प्रदेश का निर्माण होता है। इसे बोला जाता रेन शैडो या वृक्ष छाया प्रदेश, क्यों यहाँ वर्षा नहीं होती है। सह्याद्री तट पर ये जब ऊपर चढ़ते हैं मानसून तो अपनी नमी आर्द्र को पश्चिमी तट पर ही गिरा जाता है, और आगे जब ये पहाड़ियों को पार करके जब पूर्वी ढाल पर उतरता है, सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर जब हवाएं उतरती हैं तो अपनी नमी को छोड़ चुकी होती हैं, अर्थात शुष्क हो चुकी होती है। दूसरी ओर वो शुष्क क्षेत्र का निर्माण करती हैं, अर्थात जिसे कहा जाता है रेन शैडो अथवा वृक्ष छाया प्रदेश। तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती, इसलिए यहाँ भी मरुस्थलीय एवं कटीले वन पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय एवं कटीले वन पाए जाते हैं ये राजस्थान क्षेत्र में, और इसके निकटतम पंजाब, हरियाणा और गुजरात में। गुजरात के कच्छ के रण में वर्षा कम होती है, तो वहाँ भी मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन ये रेन शैडो क्षेत्र अर्थात वृक्ष छाया प्रदेश में या सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर वृक्ष छाया प्रदेश पाया जाए, यहाँ भी कटीले वन पाए जाते हैं, कटीले वन अथवा मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। सदाहरित वन इधर वर्षा ज़्यादा होती है, इधर सदाहरित वन पाए जाते हैं। भाई तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर विवर्तनीय मानसून से वर्षा होती है, अर्थात मौसम के लौटते समय जब वर्षा होती है तो इस क्षेत्र में भी सदाहरित वन पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वर्षा हमारे मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों पर होती है, अर्थात शिलांग के पठार पर। सर्वाधिक वर्षा शिलांग के पठार पर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा शिलांग के पठार पर खासी पहाड़ी की चेरापूंजी एवं मासिरराम 2 श्रेणियों पर सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर शिलांग के पठार पर भी वर्षा ज़्यादा होती है, ऐसे सदाहरित वन यहाँ भी पाए जाते हैं। इन सदाहरित वन, अच्छा यहाँ पे पालनी की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी और सेवारा की पहाड़ियाँ हैं। ये सह्याद्री का पश्चिमी तट है और ये शिलांग का पठार है। तो देखिए शुष्क वन राजस्थान क्षेत्र में और वृक्ष छाया प्रदेश में, सदाहरित वन इन जगहों पर, ठीक है ना। ये मैनग्रोव्स वन अथवा दलदली वन, इन्हें बोलेंगे मैनग्रोव्स वन अथवा दलदली वन, अथवा इन्हें कहेंगे ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ये नदियों की डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज्वारी वन नदियों की डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और पूरे भारत में देखा जाए तो पूरे भारत में ये उत्तराखंड से लेकर दक्षिणी भारत के कन्याकुमारी तक, और मध्य प्रदेश से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक, और कुछ असम में भी। इस एक समूचे क्षेत्र में अर्थात भारत के मध्य भूभाग के क्षेत्र में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं ये पतझड़ अथवा मानसूनी वन पाए जाते हैं। ये कौन से वन है? पतझड़ अथवा मानसूनी वन। तो ये रहे शुष्क वन। अच्छा, ये रहे सदाहरित वन। सदाहरित वन जो पाए जाते हैं ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सदाहरित वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सदाहरित वन, ये रहे पतझड़ वन, और ये रहे पर्वतीय वन, और ये रहे हमारे ज्वारी वन। तो देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ज्वारी वन, और नंबर 5 पतझड़ वन। ठीक है, भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में, शुष्क वन राजस्थान एवं रेन शैडो क्षेत्र में, सदाहरित वन अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट और पालनी जवादी और शिलांग के पठार पर, और जो पतझड़ वन पाए जाते हैं वह पर्णपाती वन ये पूरे
मध्य भारत के मध्य भूमि क्षेत्र में पाए जाते हैं, भारत के मध्य भूभाग क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ज्वारी वन अथवा मैंग्रोव्स वन अथवा दलदली वन जो पाए जाते हैं ये नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक मैंग्रोव्स वन की जो अधिकता है वह सुंदरबन डेल्टा पर है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव्स वन का क्षेत्र भी है। यहाँ पर मैंग्रोव्स वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स वन क्या, जिनकी छाल जो होती है वह क्षारीय होती है और इनकी जड़ें शोषण करती हैं। तो ये मैंने सब क्षेत्र भारत के मैप पर दर्शा लिया। अब एक एक वन की चर्चा करते हैं और उनके वृक्ष और क्या क्या विशेषताएं उन्हें देखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले सदाहरित वन देखेंगे। सबसे पहले सदाहरित वन। पांच प्रकार के वन। पांच प्रकार के वन कौन है, पुनः एक बार इनका नाम लेते हैं। नंबर 1 सदाहरित वन, या इन्हीं को बोलेंगे वर्षा वन। सदाहरित वन या वर्षा वन। सदाहरित वन या वर्षा वन कहाँ, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक प्रतिवर्ष वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक प्रतिवर्ष वर्षा होती है, वहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर वर्षा क्या मतलब, 200 सेंटीमीटर वर्षा का मतलब है जहाँ रैन गेज पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा मापक यंत्र कौन सा है, रैन गेज। देखिए रैन गेज कैसा होता है, मान लिया एक रैन गेज है, कोई मान लिया एक बीकर हम लिया, हमने कोई बीकर लिया, ठीक ना, एक बीकर लिया, बीकर में चिन्ह बने होते हैं ml या मीटर या सेंटीमीटर या ml के बने होंगे, ठीक है, ml मीटर सेंटीमीटर किसी में भी होंगे। एक मैंने बीकर लिया, एक बीकर लिया, जितनी चौड़ाई का बीकर लिया उतनी ही चौड़ाई की एक हमने कीप ली, एक कीप ली। ये बना रहे हैं हम रैन गेज, वर्षा मापक यंत्र, वर्षा मापक यंत्र। हमने जितनी हमने जितनी चौड़ाई का एक बीकर लिया उतनी ही चौड़ाई की एक कीप ली, और इस बीकर में हमने नीचे कोई लुब्रिकेंट हमने भर के इसे हमने छत पर रख दिया। लुब्रिकेंट मतलब कोई ऑयल, तेल वगैरह, कोई तेल वगैरह क्यों भर के रख देते हैं, क्योंकि इसमें अगर बारिश की बूंद आए और गिरने के बाद ऊपर तेल के नीचे दब जाए और वाष्पित ना हो पाए रैन गेज में, क्यों पूरी वर्ष का इसमें जल मुझे मापना है, एकत्र करना है, तो इसमें ऐसा कोई लुब्रिकेंट डाल दिया जाता है, ऑयल जैसा या कोई और पदार्थ जो वाष्पित ना हो और जल को कतई वाष्पित ना होने दे, वो डाल दिया जाता है। इसे रख दिया गया। अब देखा जाता है ये इसने वर्षा भर, अर्थात जब मानसून आते हैं उन दिनों में इसने कितना पानी एकत्र किया और पूरी वर्ष में इसने कितना पानी एकत्र किया। अर्थात जहाँ पर भाई देखिए, अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, इसकी चौड़ाई अगर कम होगी तो मीटर के निशान दूरी दूरी तक होंगे, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी तो मीटर निशान निकट निकटतम होंगे। तो जब चौड़ाई कम होगी तो बीकर भी छोटा लगा होगा, कम पानी गिरेगा, ठीक ना। अर्थात उसी के अनुसार बीकर होता है, जिसके अनुसार कीप होती है। इसमें एक वर्ष में जितने सेंटीमीटर तक बारिश दिखाएगा, जितने सेंटीमीटर बारिश दिखाएगा उस क्षेत्र में उतने ही सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो वर्षा मापक यंत्र क्या होता, रैन गेज होता। रैन गेज में जितने सेंटीमीटर ऊंचाई तक बारिश एकत्र पानी हो गया बारिश का, उसे सेंटीमीटर कहा जाता। तो ऐसे ही देखेंगे। तो सदाहरित वन या वर्षा वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां हमारे रैन गेज में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में हमारे सदाहरित वन अथवा वर्षा वन पाए जाते हैं। सदाहरित वन की विशेषता क्या होती है, इनकी लकड़ी जो होती है, इनकी लकड़ी काफ़ी कठोर होती है, ये वन काफ़ी सघन होते हैं, इनके पेड़ जो होते हैं, इनके पेड़ लंबे होते हैं, इनके पेड़ बहुत लंबे होते हैं, इनकी लकड़ी कठोर होती है, ये बहुउपयोगी नहीं होती, इनकी लकड़ी बहुउपयोगी नहीं होती। बहुउपयोग क्यों नहीं होती, क्योंकि ये इमारती के काम नहीं आती है, किसी नक्काशी या डिजाइन काटने के काम नहीं आती है। अतः इसकी लकड़ी कठोर होती है, ये बहुउपयोगी नहीं होती। इसकी लकड़ी जो काम आती है वो ईंधन काम आती है, अर्थात
टिम्बर के काम आती है। इसकी लकड़ी जो है वो टिम्बर के काम आती है, अर्थात ईंधन काम आती है, बहुउपयोगी नहीं होती है, इमारती नहीं होती है। ये वन जो होते हैं सघन होते हैं, इनके पेड़ लंबे भी होते हैं, इनके पेड़ लंबे होते हैं। इन पेड़ों पर चढ़ी लताएं, इन पेड़ों पर चढ़ी हुई लताएं लियाना कहलाती, पेड़ों पर चढ़ी हुई लताएं लियाना कहलाती हैं। ये पेड़ों पर जो लताएं चढ़ती क्यों हैं? ये घने जंगलों में नीचे इन्हें प्रकाश न मिल पाने के कारण लताएं पेड़ की सहायता लेकर और प्रकाश की प्राप्ति करने के लिए ये पेड़ के ऊपरी सिरे पर पहुंच जाती हैं। लताएं, उन लताओं को लियाना कहते हैं। घने जंगलों में लपटी, पेड़ों से लिपटी हुई चारों तरफ जो लताएं होती हैं उन्हें लियाना कहा जाता है। इनकी लकड़ी कठोर होती है। अच्छा, जैसे सदाहरण वन, जैसे बांस, ताड़, आपने देखा वो बांस की लकड़ी इमारतें नहीं होती, ठीक ना, ये इमारतों में प्रयोग नहीं होती है, इसमें नक्काशी नहीं निकाली जा सकती है। तो जैसे बांस, ताड़, महोगनी, एबोनी, आबनूस, इनकी सबकी लकड़ी कठोर होती है। जलने में सबसे तेज लकड़ी आबनूस की होती है। ये लकड़ी जलते समय स्वयं दरारें पड़ती हैं और चटकती है। तो उसी प्रकार आबनूस के वृक्ष में अगर पेड़ में, गीले पेड़ में भी अगर इसकी लकड़ी में अगर आग लगा दी जाए तो आबनूस की लकड़ी अपने आप तेजी से चटक कर जलती है, आबनूस की लकड़ी। तो सदाहरित वन में बांस, ताड़, महोगनी, एबोनी और आबनूस के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट वन का प्रकार देखेंगे, सदाहरित वन नंबर 2 पाए जाएंगे। नंबर 2 पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन इन्हीं को बोलेंगे मानसूनी वन या पतझड़ वन। पर्णपाती वन, मानसूनी वन या पतझड़ वन। ये मानसूनी वन या पतझड़ वन क्यों? जब मानसून आता है तभी ये हरे भरे होते हैं। मानसून आता है तभी ये हरे भरे होते हैं। मानसून चला जाता है तो ये मानसून जाने के बाद ये अपनी पत्तियाँ वर्ष भर में ये अपनी पत्तियाँ एक बार गिरा देते हैं। वर्ष भर में एक बार अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। ये वर्ष भर में एक बार अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। ये पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरे हैं नंबर 1 उष्ण, दूसरे हैं उष्ण शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण शुष्क पर्णपाती वन। इन पतझड़ वन, पर्णपाती वन या मानसूनी वनों की जो लकड़ी होती है, लकड़ी ये बहुउपयोगी होती है। लकड़ी बहुउपयोगी होती है। इनकी लकड़ी बहुउपयोगी होती है। इनकी लकड़ी मुलायम होती है। इनकी लकड़ी मुलायम होती है, बहुउपयोगी होती है, अर्थात इनकी लकड़ी इमारती होती है। अर्थात इनकी लकड़ी इमारती होती है, जो इमारत बनाने में, नक्काशी निकालने में काम आती है। भारत में सर्वाधिक अर्थात भारत के कुल क्षेत्रफल के 43% भाग पर पतझड़ वन है। पतझड़ वन भी 2 प्रकार के हैं, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन और उष्ण शुष्क पतझड़ वन। उष्ण आर्द्र पतझड़ वन के उदाहरण हैं उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। देखते हैं उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, इसमें पाए जाते हैं साल, सागौन, चंदन आदि ये उष्ण आर्द्र पतझड़ वन होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं। जबकि उष्ण शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन होते हैं, ये होते हैं शीशम, आम, नीम, आंवला, ये पेड़ रहे हमारे उष्ण शुष्क पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन ये उपयोगी होते हैं, भारत में सर्वाधिक इन्हीं वनों के देखता है। अगला कटीले अथवा मरुस्थली वन।
कटीले अथवा मरुस्थलीय वन। इन्हें जीरोफिटिक वन भी कहते हैं अथवा मरुद्भिद वन भी कहते हैं। मरुद मतलब जीरोफिटिक, जहाँ जल की कमी हो, अर्थात ये 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कटीले या मरुस्थलीय वन कहते हैं। जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें पतझड़ अथवा मानसूनी वन कहते हैं। पतझड़ अथवा मानसूनी वन कहते हैं। और जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें सदाहरित वन अर्थात वर्षा वन कहते हैं। तो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीले या मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, जबकि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पतझड़, मानसूनी अथवा पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जबकि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाहरित वन अथवा वर्षा वन पाए जाते हैं। कटीले वन की विशेषता क्या होती है ना, कटीले वन अथवा मरुस्थलीय वन क्यों कहा जाता? कटीले वन, इनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इनकी विशेषता क्या? इनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती। कांटों में रूपांतरित क्यों हो जाती? क्योंकि कांटे जो होते हैं ये हरे तो होते हैं, कांटे द्वारा प्रकाश संश्लेषण तो होता है, किंतु श्वसन नहीं होता। कांटे प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं क्योंकि इनके ऊपर हरी परत चढ़ी होती है। कांटे प्रकाश संश्लेषण करते हैं किंतु श्वसन नहीं करते हैं, तो फिर ये जल का उत्सर्जन नहीं करते, क्योंकि जल की यहाँ कमी होती है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जल की कमी होती है, तो ये अपनी पत्तियों द्वारा उत्सर्जन न किया जा सके, इसलिए अपनी पत्तियों को सरफेस कम कर लेते हैं। सरफेस इतनी कम पत्तियों की कर देते हैं कि ये कांटों में बदल जाती है, जबकि सदाहरित वन होते हैं ये अपनी पत्तियों की सरफेस बढ़ा लेते हैं। सदाहरित वनों के पत्ते जो होते हैं वह चौड़े और बड़े पत्ते होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की अधिकता होती है तो उन्हें वाष्पीकरण ज़्यादा करना पड़ता है। वहीं कटीले वनों में ये अपनी पत्तियों की सरफेस इतनी कम कर देते हैं कि कांटों में बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता नहीं होती या पानी की कमी होती है, तो इन्हें जल का उत्सर्जन न करना पड़े, इसलिए अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं। इनमें कांटों में रंध्राकाश नहीं होता, स्टोमेटा नहीं होता। स्टोमेटा जब नहीं होता है तो इन्हें श्वसन की अवस्था करनी पड़ेगी, तो श्वसन की अवस्था करने के लिए ये अपनी पत्तियों को निर्मित तो करते हैं, कुछ पत्तियों को कांटे बदल लेते हैं, कुछ पत्तियों को निर्मित करते हैं वह श्वसन करने के लिए, तो उन पत्तियों का सरफेस भी घटाकर छोटा कर लेते हैं। तो कटीले वन या मरुस्थलीय वनों की पत्तियां छोटी होती हैं, कुछ पत्तियों का रूपांतरण कांटों में हो जाता है और इनकी पत्तियां मोटी एवं मांसल होती हैं। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। नंबर 2, पत्तियां छोटी एवं मोटी होती हैं। छोटी मोटी कहना चाहिए, मांसल होती हैं। पत्तियां इनकी छोटी मोटी मांसल होती हैं। इनकी पत्तियों की ऊपरी सतह पर स्टोमेटा कम पाए जाते हैं। ऊपरी सतह स्टोमेटा नहीं पाए जाते, निचली सतह पर पाए जाते हैं। और इनकी पत्तियों पर वैक्स अर्थात मोम लेपित होता है। अधिक तापमान को सहन करने के लिए इनकी पत्तियों पर मोम लेपित होता है। पत्तियों पर मोम लेपित होने की वजह से ये जल का उत्सर्जन नहीं कर पाती हैं, तो इनकी पत्तियां कुछ कांटों में बदली होती हैं। इनकी जड़ की विशेषता क्या? इनकी जड़ें जो होती हैं, इनकी जड़ें
लंबी एवं गहरी होती हैं। इनकी जड़ें लंबी एवं गहरी होती हैं। तो इनकी जड़ें लंबाई में या गहराई में क्यों चली जाती हैं? क्योंकि ये जल की तलाश करती हैं, जल की तलाश में। इन पौधों की पत्तियां जल की तलाश में गहराई तक चली जाती हैं, अतः इनकी जड़ें काफ़ी लंबी और विकसित होती हैं। जड़ें काफ़ी लंबी और विकसित होती हैं। वहीं हाइड्रोफिटिक जो पौधे होते हैं, जलीय पौधे, उनकी जड़ें अविकसित होती हैं और सर्वाधिक जड़ें विकसित होती हैं वो कटीले वनों की होती हैं जहाँ जल कम होता है। जैसे वृक्ष कौन कौन से होते हैं? जैसे नांगफनी, खजूर, खेजड़ी, बेल, करील। नांगफनी को भी बोलते कैक्टस, नांगफनी को बोलते कैक्टस। कैक्टस एक जीरोफिटिक या मरुद्भिद पौधा है। कैक्टस, खजूर, खेजड़ी, बेल, करील, ये सब जीरोफिटिक पौधे के उदाहरण हैं, जीरोफिटिक पौधे के उदाहरण हैं। अगला प्रकार देखेंगे नंबर 4, ज्वारीय वन या मैंग्रोव्स वन। ज्वारीय वन अथवा मैंग्रोव्स वन, इनकी विशेषता क्या होती है? ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दलदली अर्थात नदियों द्वारा और इधर समुद्र के जल जहाँ मिलता है तो दोनों का कूड़ा क्वार खरपतवार एकत्र हो जाता है, जो सड़ता है वहाँ पर दलदल का निर्माण हो जाता है। दलदल का निर्माण भी हो जाता है। दलदल के सड़ने से, मिट्टी के एकत्र होने से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण इन्हें शोषण करने में परेशानी होती है, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती है। जब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती है तो इनकी जड़ें भी शोषण करने लगती हैं। इनकी जड़ें भी शोषण करने लगती हैं। जैसे आप अगर दौड़ रहे हैं, लंबी दौड़ करने के बाद आपने सांस लेने की बहुत कोशिश करी, नाक द्वारा सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हम ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो हम मुंह से भी सांस लेने लगते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति न होती है तो इनकी जड़ें भी थल से बाहर निकल आती हैं, भूमि से बाहर निकल आती हैं और निमेटोफोर मतलब श्वसन छिद्रों द्वारा शोषण करने लगते हैं। ठीक है, ये ज्वारी अथवा मैंग्रोव्स वन, इनकी जैसे मान लिया ये रहा कोई पौधा, ये रहा पौधा और ये रहा भूमि, तो इनकी जड़ें बाहर निकल आती हैं, इनकी जड़ें बाहर निकल आती हैं और बाहर निकलने के बाद ये जड़ें श्वसन करने लगती हैं। ये जड़ें श्वसन करती हैं ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति न हो पाती है, क्योंकि दलदली क्षेत्र में यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता होती है दलदली क्षेत्र में। तो मैंग्रोव्स वन, ये मैंग्रोव्स वन होते हैं, डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी जो छाल होती है वह क्षारीय होती है। इनकी छाल क्षारीय होती है। इनकी छाल क्षारीय होती है। क्षारीय क्यों? क्योंकि खारेपन में ये समुद्र के तट पर होते हैं। इनकी छाल क्षारीय होती है और इनकी उपयोगिता है क्या कि ये हमारे कटाव को रोकते हैं। तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तट पर कटाव ज़्यादा होता, कटाव को रोकते हैं। ये बाढ़ को रोकते हैं, ये कटाव को रोकते हैं, ये बाढ़ को रोकते हैं और ये जलीय जीवों की नर्सरी भी होते हैं। जलीय जीवों की नर्सरी होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारी वन ये नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ज्वारीय वन की जो अधिकता है या सर्वाधिक ज्वारीय वन जो पाए जाते हैं या ज्वारीय वनों की जो अधिकता है वह है पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पर? ये सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में इनकी सर्वाधिक अधिकता है ज्वारीय वनों की अथवा मैंग्रोव्स वनों की। मैंग्रोव्स वन के जो एग्जाम्पल हैं वह है फोनिक्स कैसूरीना। इनके जो पौधे हैं, इनके पौधे हैं फोनेक्स कैसूरीना, पादप सुंदरी,
पादप सुंदरी, फोनेक्स कैसूरिना, पादप सुंदरी और राइजोफोरा। राइजोफोरा को याद रखेंगे, इसमें पित्रस्थ अंकुरण भी पाया जाता, पित्रस्थ अंकुरण पाया जाता है। राइजोफोरा में पित्रस्थ अंकुरण पाया जाता है। ज्वारीय वन, इनकी जड़ें जो श्वसन करती हैं उन्हें श्वसन मूल कहते और उनमें श्वसन छिद्रों को निमेटोफोर, श्वसन छिद्रों को निमेटोफोर बोलते हैं। ये रहा ज्वारीय वन अथवा मैनुस वन। इनके उपस्थिति या क्षेत्र कहाँ कहाँ है वो लास्ट में सभी के हम एक ग्राफ द्वारा इनका क्षेत्र बता देंगे, कौन से वन किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। फिलहाल ज्वारीय वन जो सर्वाधिक पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला वन देखेंगे पांचवा वन का प्रकार है वह है पर्वतीय वन। पांचवा वन का प्रकार पर्वतीय वन। पर्वतीय वन ये क्या करते हैं, ये ऊंचाई का अनुसरण करते, ऊंचाई अनुसरण करते क्यों? ऊंचाई के आधार पर हमारे तापमान में कमी आती है। ऊंचाई के आधार पर जब तापमान में कमी आती है तो वहाँ पर वातावरण परिवर्तित होता है, वहाँ का पर्यावरण और वातावरण परिवर्तित होता है क्योंकि ठंडक बढ़ती जाती है। सर्वाधिक ठंडक क्षेत्रों में टुंड्रा वन पाए जाते हैं। टुंड्रा वन जिनके थैलस क्रिप्टोफाइटा कहना चाहिए। टुंड्रा वन क्रिप्टोफाइटा के और थैलोफाइटा के वन पाए जाते हैं। क्रिप्टोफाइटा जिन पौधों का जड़ फल फूल तना कुछ नहीं होता, इनका शरीर केवल एक सूखा है अर्थात थैलस के समान होता, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। जिन पौधों का शरीर थैलस के समान होता उन्हें थैलोफाइटा कहते हैं और इनमें जड़ फल फूल पत्तियां में इनका तना विभाजित नहीं होता, अतः विभाजित न होने के कारण इनके कुछ भाग को या थैलसफाइटा के एक प्रकार को क्रिप्टोफाइटा भी कहते हैं। क्रिप्टोफाइटा और थैलोफाइटा के वन इसी में पाए जाते हैं। तो देखते हैं भाई ऊंचाई के आधार पर, जैसे मान लिया ये रहे हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाइयाँ। पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाइयों को हम बांटें चार भागों में, चार भागों में बांटा मैंने। ये बांटा हमने भूतल से मैंने 1500 मीटर, भूतल से 1500 मीटर की ऊंचाई तक, भूतल से 2500 मीटर की ऊंचाई तक, भूतल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई तक और भूतल से 4800 मीटर की ऊंचाई तक। इसके ऊपर वन होते ही नहीं है, वन अनुपस्थित, वन अनुपस्थित, वनस्पति यहाँ एब्सेंट होती है। 4800 मीटर के ऊपर वनस्पति होती नहीं है पर्वतों पर। तो पर्वतों पर सबसे नीचे ये तराई अथवा भामर क्षेत्र होता है। यहाँ पर जल चारों तरफ से एकत्र होता हुआ आता है, जल चारों तरफ से एकत्र होता है, तो यहाँ पर तराई एवं भामर क्षेत्र की अधिकता होती है। तराई अथवा भामर क्षेत्र बनता, तराई अथवा भामर क्षेत्र बनता, तो यहाँ पर जलवायु जो रहती है वह उष्ण और आर्द्रता नहीं कारण उष्ण आर्द्र होती है। तराई अथवा भामर क्षेत्र में यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र होती है। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वह कैसे पाए जाते हैं? सदा हरित वन, सदाहरित वन और इसी में पतझड़ वन। ये वन बिल्कुल मिक्स होते हुए चलते हैं। पर यहाँ पर सदाहरित वन में पतझड़ वन मिलेंगे, पतझड़ वन में समशीतोष्ण वन मिलेंगे, शीतोष्ण वन मिलेंगे, शीतोष्ण वन में टुंड्रा वन। आपस में धीरे धीरे इनका परिवर्तन होता है, ठीक ना। तो 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाहरित वन होते हैं। सदाहरित वनों में भाई पौधे होते हैं। सदाहरित वनों में बांस, ताड़, महोगनी, रोजवुड, आबनूस, सिनकोना। सदाहरित वनों में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? जैसे महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, ताड़, बांस। महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, ताड़, बांस, एवोनी ये सदाहरित वन की पौधे हैं। तो 1500 मीटर की ऊंचाई पर सदाहरित पौधे पाए जाते हैं, जबकि 2500 मीटर से 1500 मीटर के बीच में यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते। पतझड़ वन में वही पौधे साल, सागौन, पतझड़ वन, साल, सागौन, शीशम, आम, नीम, आंवला आदि पौधे पाए जाते हैं।
2500 मीटर से 300 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर समशीतोष्ण पाए जाते हैं। और 3500 से लेकर 4800 मीटर के बीच यहाँ पर पाए जाते हैं शीतोष्ण, समशीतोष्ण, और यहाँ पे पाए जाते हैं शीतोष्ण या इन्हें कहना चाहिए शंकुधारी अथवा कोणधारी वन, शंकुधारी अथवा कोणधारी वन। जैसे यहाँ पे चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार के पौधे पाए जाते हैं शीतोष्ण और समशीतोष्ण, इनका जो हल्की ठंड पड़े अथवा ठंड पड़े, शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण में इस प्रकार वन पाए जाते हैं चीड़, फर, स्प्रूस एवं देवदार के। इससे ऊपर 4400 मीटर के आसपास यहाँ पर पाए जाते हैं, वह पाए जाते हैं 44 मीटर के आसपास वह पाए जाते हैं टुंड्रा वन। 4400 मीटर के निकटतम अर्थात 4800 मीटर दूरी तक, 4400 मीटर से 4800 मीटर की दूरी तक ये टुंड्रा वन पाए जाते हैं। टुंड्रा वन, इसमें जैसे कई प्रकार की घासें, फंजाई, एल्गी, लाइकेन या लाइकेन। तो टुंड्रा वनों में जो पाए जाते हैं वो घास, फंजाई, एल्गी एवं लाइकेन आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर ये बर्फीले होते हैं, अर्थात 4800 मीटर से ऊपर किसी प्रकार की वनस्पति होती नहीं है, वनस्पति अनुपस्थित होती है। ये रहे मेरे 5 प्रकार के वनों के प्रकार। अब देखें हम वन एवं क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। तो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमने एक बार मैप द्वारा समझा दिया था, अब ने लिखित क्षेत्र देखेंगे। तो सदाहरित वन किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सह्याद्री के पश्चिमी ढाल पर, सह्याद्री के पश्चिमी ढाल पर, हाँ पूर्वी ढाल पर तो वृक्षछाया प्रदेश बनता है, वहाँ कटीले वन पाए जाते हैं। और पश्चिमी ढाल पर वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए सदाहरित अथवा वर्षा वन पाए जाते हैं। पश्चिमी ढाल पर, कोरोमंडल तट अर्थात सेवारा, जवादी और पालनी की पहाड़ियों पर, अंडमान निकोबार पर और शिलोंग के, मेघालय में शिलोंग के पठार पर भी वर्षा होती है, चिरापुंजी माथेरान में शिलोंग के पठार पर। सदाहरित वन पाए जाते हैं ये सह्याद्री के पश्चिमी तट पर, कोरोमंडल तट पर, अंडमान निकोबार पर और शिलोंग के पठार पर। इन्हीं वनों को सोलास वन भी कहा जाता। सोलास वन कोरोमंडल तट पर भी पाए जाते हैं, लेकिन कोरोमंडल तट पर पूरे भी नहीं, कोरोमंडल तट कटा फटा है, तो कोरोमंडल के सेवारा, जवादी और पालनी की पहाड़ियों पर मात्र सोलास वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार और शिलोंग के पठार पर भी सोलास वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक सोलास वन की अधिकता होती है वो सह्याद्री के पश्चिमी ढाल पर है। सर्वाधिक सोलास वन की जो अधिकता है वो सह्याद्री के पश्चिमी ढाल पर है। अगर पूछा जाए सोलास वन पाए जाते हैं, केवल इतना पूछे और विकल्प दे 3-4, तो आप केवल लगाएंगे सह्याद्री के पश्चिमी ढाल पर। अगर पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सोलास वन पाए जाते हैं, विकल्प देता है 4, विंध्याचल पर्वत, सह्याद्री का पश्चिमी ढाल, शिलोंग का पठार, पालनी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पर भी सोलास वन मिलेगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, पालनी की पहाड़ियों पर, सेवारा की पहाड़ियों पर, जवादी की पहाड़ियों पर। यहाँ विंध्याचल पर्वत पर सोलास वन नहीं है। विंध्याचल पर्वत यहाँ पर सोलास वन सदाहरित वनों का उदाहरण है, जबकि विंध्याचल पर्वत पर जो वन पाए जाते हैं वो है मानसूनी वन पाए जाते हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून का ये अनुसरण करते हैं विंध्याचल पर्वत वाले।
विंध्या मतलब नर्मदा नदी की घाटी पर जितने वन पाए जाते हैं और ताप्ती नदी की घाटी में जितने वन पाए जाते हैं, ये सब मानसूनी वन होते हैं। क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तभी इस क्षेत्र में वर्षा होती है, तभी ये पौधे पनपते हैं, और जब मानसून चला जाता है तो ये पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, शिवपुरी, इन पर्वतों पर सदाहरित वन नहीं है, यहाँ पर मानसूनी वन है। ठीक है, सदाहरित वन नंबर 2 पतझड़ वन। पतझड़ वन, पतझड़ वन जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते भारत के मध्य भूभाग पर, मध्य भूभाग पर अर्थात उत्तराखंड से तमिलनाडु तक और मध्य प्रदेश से असम तक अर्थात सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो पतझड़ या मानसूनी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कटीले वन या मरुस्थलीय वन। कटीले वन या मरुस्थलीय वन ये वृक्ष छाया प्रदेश, वृक्ष छाया प्रदेश अर्थात इन्हें कहना चाहिए सह्याद्री का पश्चिमी ढाल, सह्याद्री का पश्चिमी ढाल, वृक्ष छाया प्रदेश। और राजस्थान के निकटतम कुछ पंजाब, हरियाणा और गुजरात, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में। भाई मध्य प्रदेश में मानसूनी वन है, यहाँ मध्य प्रदेश में ये वन नहीं है। कटीले वन का क्षेत्र। नेक्स्ट, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में J&K, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट, मैंग्रोव्स वन या इन्हें दलदली वन भी कहना चाहिए। मैंग्रोव्स वन ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, डेल्टाई क्षेत्र में, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, महानदी डेल्टा उड़ीसा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पश्चिम बंगाल, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पश्चिम बंगाल, गोदावरी का डेल्टा, गोदावरी और कृष्णा दोनों का डेल्टा संयुक्त रूप से, गोदावरी और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में। कृष्णा और गोदावरी संयुक्त डेल्टा बनाती हैं, इनके संयुक्त डेल्टा बनाती हैं और संयुक्त मुहाना बनाती हैं। ये मुहाना आंध्र प्रदेश में बनाती हैं। इनके मुहाने पर एक झील निर्मित है जिसका नाम है कोलेरू झील। तो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा आंध्र प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पश्चिम बंगाल, महानदी का डेल्टा उड़ीसा और कावेरी नदी का डेल्टा तमिलनाडु, कावेरी नदी का डेल्टा तमिलनाडु, कावेरी नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा तमिलनाडु, कावेरी नदी का डेल्टा तमिलनाडु में। तो सदाहरित वन के क्षेत्र में पाए जाते हैं, देखिए पतझड़ वन के क्षेत्र में पाए जाते हैं, कटीले वन के क्षेत्र में पाए जाते हैं, पर्वतीय वन के क्षेत्र में पाए जाते हैं और मैंग्रोव के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों की अधिकता और पौधों के प्रकार हमने और पौधों के नाम। सोलास वन ये वर्षा वाले क्षेत्रों में तो पाए जाते हैं, वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए, लेकिन ये ऊंचाई वाले हैं। वर्षा वाले क्षेत्रों में
ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन सदाहरित वनों में ऐसे ही हैं, लेकिन ये उन्हीं क्षेत्रों में पाए जहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं, लेकिन ये थोड़े पर्वतों की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पर्वतों की ऊंचाई पर जाते हैं अर्थात ये शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र सदाहरित वनों में ही पर्वतों के ऊंचाई पर जो क्षेत्र होता है वह शीत और उष्ण होता है। पर्वतों की ऊंचाई का क्षेत्र शीत और उष्ण होता है। उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन सुलास वन होते हैं। सदाहरित वनों में से ही जो ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं उन्हें शोला वृक्ष या सुलास वन कहते हैं। शोला वृक्ष या सुलास वन, शोला वृक्ष या सुलास वन कहते हैं। इनके मुख्य पौधे जो हैं वह हैं लारेल, इनके मुख्य पौधे सुलास वन के मुख्य पौधे लारेल और मैग्नोलिया, मैग्नोलिया, लारेल और मैग्नोलिया ये सुलास वन के मुख्य पौधे हैं। सुलास वन के मुख्य पौधे हैं जो ये पाए जाते हैं। ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर, पालनी, अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी, जवादी, सेवाराय, पालनी, जवादी, सेवाराय, अन्नामलाई, पालनी, जवादी, सेवाराय और शिलोंग का पठार, शिलोंग पठार पर मतलब गारो खासी जनतिया की पहाड़ियों पर ऊंचाई पर, शिलोंग के पठार पर और सह्याद्री के पश्चिमी ढाल पर, सह्याद्री के पश्चिमी ढाल पर और नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर। तो सुलास वन सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वह तो सह्याद्री के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। अगर छोटी मोटी मात्राओं में अगर व्यवस्था देखी जाए तो ये अन्नामलाई पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं, ये पालनी और जवादी पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं, ये तमिलनाडु की सेवाराय पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं, ये मेघालय के शिलांग पठार पर भी पाए जाते हैं, ये सह्याद्री के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और ये नीलगिरी पर्वत पर भी पाए जाते हैं। ये पर्वतीय वन ऊंचाई पर पाए जाने वाले सदाहरित वाले क्षेत्रों में ये ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन ये शोला वन कहलाते हैं।